आप सबकी अनुमति से आरंभ किया जाए। कल आप लोगों ने आपकी सबकी अनुमति से आरंभ किया जाए। मैं अपने सहयोगी विनीत पुनिया जी और आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। कल आप लोगों ने कईयों ने काफ़ी कोशिश की थी ये जानने की कि क्या अविश्वास प्रस्ताव हम लोग लेके आएंगे या नहीं। नियम और कायदा ये कहता है कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव या किसी भी प्रस्ताव का अधिकृत तौर के ऊपर नोटिस ना दे दिया जाए तो उसके बारे में चर्चा करना उचित नहीं रहता, और इसीलिए कल हमारे हाथ बंधे हुए थे। ये जो अविश्वास प्रस्ताव आज नियम 198 के तहत लाया गया है, ये महज कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। ये इंडिया के जितने घटक दल हैं, और मैं इस बात को दोबारा से दोहराना चाहता हूं कि इंडिया के जितने घटक दल हैं उन सब की तरफ से सामूहिक तौर के ऊपर यह प्रस्ताव लाया गया है। This no confidence motion has not been brought by the Indian National Congress alone. It is a collective motion of the entire India Alliance. All the constituent parties of the India Alliance are a party to this no confidence motion. I think there was a reason to make this explicit. इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के पीछे हमारी मंशा क्या थी, या ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी कि सामूहिक विपक्ष को यह अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। और उसका कारण बड़ा साफ है, उसका उल्लेख मैंने कल भी बहुत विस्तृत तौर पे किया था कि पिछले 83-84 दिन से जिस तरह की मणिपुर में परिस्थिति बनी हुई है कि वहाँ पे जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है, वहाँ पे कौमों के बीच विभाजन हो गया है, वहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, वहाँ पर जो राज्यपाल हैं उनका जो उत्तरदायित्व तो बनता है कि इस परिस्थिति को लेकर जो संविधान में धाराएं हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये जो सारे तथ्य हैं, इन तथ्यों ने हमको मजबूर किया कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। हम ये क्यों मांग कर रहे थे, निरंतर और लगातार हम ये क्यों मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को दोनों सदनों के समक्ष आकर एक विस्तृत ब्यौरा देना चाहिए
कि मणिपुर में जो परिस्थिति है वो इस मकाम पर क्यों पहुंची, और उसका सीधा सीधा कारण ये है कि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब सिर्फ सरकार का शीर्ष नेतृत्व दे सकता है। गृह मंत्री ने जो सदन में, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और माननीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनको खत लिखा जो सार्वजनिक हुआ। लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं श्री अधीर रंजन चौधरी, उनको खत लिखा जो भी सार्वजनिक किया गया, और सरकार ने ये कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो हम सरकार से निरंतर और लगातार ये पूछते रहे कि अगर आप चर्चा के लिए तैयार हैं और प्रधानमंत्री इस बात को सदन के बाहर कह चुके हैं कि मणिपुर की जो घटनाएं हैं वो शर्मनाक हैं, उससे सभी 140 करोड़ देशवासियों का जो सर है वो शर्म से झुकता है, तो उनको सदन में आके बयान देने में क्या हिचकिचाहट है, क्या संकोच है। और यही कारण है कि भारत के उत्तर पूर्व की जो बहुत ही संवेदनशील परिस्थिति है, सरहद के राज्य हैं, पड़ोसी देश लगते हैं, उन राज्यों के साथ वहां पे अस्थिरता अगर फैलती है तो उसके दूरगामी राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। और ये कारण है कि हम लोग चाहते थे और अभी भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को इस अविश्वास प्रस्ताव का विस्तृत जवाब देना चाहिए। आज हमारी आपके माध्यम से मांग क्या है? आपके माध्यम से हमारी ये मांग है कि नियमावली के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में ये बात है कि जब अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाता है उसके 10 दिन में सदन में उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। पर मर्यादा और परंपरा ये रही है, लोकसभा की मर्यादा और परंपरा ये रही है कि जब भी ऐसा अविश्वास प्रस्ताव आता है और विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि सरकार में या ये सरकार इस सदन का विश्वास खो बैठी है, तो बाकी सारे कामों को शिथिल करते हुए, बाकी सारे कामकाज को शिथिल करते हुए लोकसभा अध्यक्ष को प्राथमिकता के ऊपर कल ही इस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा आरंभ करनी चाहिए। यह हमारी मांग है, क्योंकि जब सदन के समक्ष ये बात रखी जाती है और 100 से अधिक सांसद उठ के उसका अनुमोदन करते हैं कि हमारा सरकार में विश्वास नहीं है, तो और कोई कामकाज चले और कोई जो विधेयक हैं वो पारित हो या और कोई सदन की कार्रवाई हो, वो हमारे लिहाज से पूरी तरह से अनुचित है। और इसलिए हमारी दो टूक इंडिया की जो घटक दल है इंडिया के, उनकी सामूहिक मांग है कि बाकी सारे कामकाज को एक तरफ रखते हुए कल ही इस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर प्राथमिकता के ऊपर पे चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमने ये कोशिश की है कि हमारी जो मंशा थी, जो हमारी मजबूरी थी
कि हमको क्यों यह अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, उसका पूरा ब्यौरा हमने आपके समक्ष रखा है। अगर आप चाहते हैं कि इसका उल्लेख मैं अंग्रेजी में भी करूं तो मैं इसको अंग्रेजी में दोहराने के लिए तैयार हूं, नहीं तो हाँ सिद्धार्थ जी, मैं इसको संक्षेप में अंग्रेजी में दोहरा देता हूं। First and foremost, we would like to point out that this no confidence motion, which has been moved under Rule 198 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, is not of the Indian National Congress alone. It is a no confidence motion which has been collectively and jointly moved by all the constituents of India. I would like to reiterate that this no confidence motion has been moved by all the constituents of India collectively, severally, and jointly. Number two, it is important to underscore the reasons as to why it was considered imperative to move this no confidence motion, and the reason for that is extremely explicit. The situation in Manipur is extremely disturbing. For the past over 80 days now, the things in Manipur have continued to deteriorate. There is a clear ethnic divide in the state. Law and order has completely collapsed. The constitutional instrumentalities which are available to the governor in order to restore the majesty of the rule of law have not been exercised in this particular matter. And these are issues which require answers and accountability from the apex level of the government. And therefore, it was felt imperative, after repeated adjournment motions which had been moved individually and collectively by different members of the opposition benches, both in the Lok Sabha under Rule 184 and in the Rajya Sabha under Rule 267, when they were repeatedly rejected, it was felt imperative that the only manner in which accountability could be demanded out of the NDA-BJP government was to move a no-confidence motion, and that is the reason why this no-confidence motion was moved. Now, what is our next demand? Rule 198A stipulates that once a no-confidence motion has been accepted, it is at the discretion of the Speaker to schedule a vote on it, preceded by a discussion within 10 days of its acceptance. We have absolutely no quibble with the discretion of the Speaker. However, I would like to caveat it by saying that the traditions of the House have been that when a no-confidence motion against the Council of Ministers is moved in the Lok Sabha, all other work is kept in abeyance and this motion is taken up on priority. So therefore, if any legislative business is taken up in the Lok Sabha or in the Rajya Sabha, when a no-confidence motion has been accepted and is pending, would be against the norms of propriety. Therefore, we would like to demand on behalf of India that this no-confidence motion should be taken up for discussion tomorrow and it should be voted upon at the earliest. This, in brief, are the reasons why we felt it necessary to move this no-confidence motion and why we feel that it is absolutely urgent that it must be taken up for discussion tomorrow itself. Thank you very much. If there are any questions, I would be more than willing to answer it. सर आप लोग लेके आ रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा अध्यक्ष ने जो है एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन नंबर्स की बात है, नंबर्स आप लोगों के पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है डिस्कशन ही होगी, लेकिन जब आएगी बात डिवीज़न की और बात आएगी बहुमत की तो गिर जाएगा। तो इसके पीछे ये बात भी आप लोगों ने कंसीडर की है क्या, एक राजनीतिक सेटबैक भी नंबर्स के हिसाब से लगेगा?
और दूसरी बात ये कि जब अविश्वास प्रस्ताव आप लोगों का जो है एक्सेप्ट हो गया है, और अगर लोकसभा अध्यक्ष आगे कोई डेट देते हैं, जैसे आप कह रहे हैं 10 दिन में कभी के अंदर चर्चा होनी चाहिए, आगे की डेट देते हैं, तो क्या तब तक विपक्ष सुचारू रूप से जो काम चल रहा है, जो स्टेलमेट अभी है, जो लॉकजाम है, क्या वो जो है वो खत्म हो जाएगा? देखिए, सवाल नंबर्स का नहीं है, सवाल नैतिकता का है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गर्ज नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। और मैं बताऊं काफिला क्यों लुटा, तेरा रहजनों से है वास्ता, मुझे रहजनों पे गिला नहीं तेरी रहबरी पे मलाल है। सवाल ये है, बुनियादी सवाल ये है कि जवाबदारी किसकी है, जिम्मेवारी किसकी है। और जब सदन में इसके ऊपर डिवीजन होगा तो ये पता लगेगा कि नैतिकता की कसौटी पर मणिपुर में जो अत्याचार हुआ है, जो वहां पे बर्बरता की घटनाएं हुई हैं, जो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है, उस पे कौन व्यक्ति कहां खड़ा है। सवाल राष्ट्र की सुरक्षा का है, सवाल राष्ट्र की प्रभुसत्ता का है। तो इसलिए सवाल नंबर्स का नहीं है, सवाल ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर उत्तर पूर्व में जो एक संवेदनशील भारत का इलाका है और जिसको 1947 से लेकर आज तक हर भारत की सरकार ने कोशिश किया है कि भावनात्मक तौर पे, भौगोलिक तौर पर और हर तरीके से उसको भारत के साथ जितना ज़्यादा जोड़ा जा सके, शामिल किया जा सके, उतना शामिल करने की कोशिश की है। Every government has walked the extra mile in order to emotionally and otherwise integrate the Northeast into India. And therefore, if the stability of the Northeast gets disturbed, if atrocities of the kind that we have seen get committed in that state, it becomes incumbent on every member of parliament then to take a personal position on that issue. I think that is what this no confidence actually demonstrates. मनीष जी, मेरा सवाल है, इस वक्त जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी तक ये तय नहीं किया है स्पीकर ने कि नो कॉन्फिडेंस पे कब चर्चा होगी। सरकार ये दिखाना चाहती है बिजनेस एज यूजुअल। ये चर्चा हो रही है कि दिल्ली के ऑर्डिनेंस को लोकसभा में लेके आया जा सकता है। ट्रेडिशन ये रहा है कि नो कॉन्फिडेंस एक्सेप्ट होने के तुरंत बाद चर्चा होती है। तो अगर ऐसे में दिल्ली के अध्यादेश को लाया जाता है, क्या आपको लगता है कि जो चेयर है उसको तुरंत डिसाइड करना चाहिए कि ऑर्डिनेंस दिल्ली का आए, उससे पहले नो कॉन्फिडेंस के ऊपर चर्चा हो? देखिए, यही सवाल सिद्धार्थ जी ने भी पूछा था और आपने भी उसको दोहराया है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसके ऊपर आगे रणनीति क्या होगी वो तो जब इंडिया की बैठक होगी तो उसमें तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या है। पर जो परंपरा है कि एक बार अगर 100 सांसदों ने खड़ा होकर ये कह दिया या 100 से ज्यादा सांसदों ने खड़े होकर ये कहा कि हमारा सरकार में विश्वास नहीं है, तो क्या नैतिकता का तकाजा ये कहता है कि उसको दरकिनार करते हुए, उसको एक तरफ रखते हुए सदन को चलाने की कोशिश की जाए, उसमें जो विधेयक है या रेगुलर बिजनेस है उसको चलाया जाए? हमारे हिसाब से तो ये पूरी तरह से अनुचित है। और इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि जैसे एडजर्नमेंट मोशन होता है, एडजर्नमेंट मोशन या काम रोको प्रस्ताव क्या कहता है कि साहब सारा काम शिथिल करके, सारा काम रोककर इसके ऊपर तुरंत चर्चा हो, उसके ऊपर डिवीजन हो, और अगर डिवीजन में सरकार हारती है तो फिर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये तो एडजर्नमेंट मोशन से एक कदम आगे है। ये तो अविश्वास प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट होने के बाद अगर आप
रेगुलर कामकाज चलाने की कोशिश करेंगे तो मैं बहुत अदब के और सत्कार के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि वो पूरी तरह से इर्रेगुलर है। Well, if I read the motion correctly, it says that this House expresses lack of confidence in the Council of Ministers. The Council of Ministers is headed by the Prime Minister. Obviously, every vote of no confidence, it has been replied to by the concerned Prime Minister, now going back to 1952, whenever a no confidence motion has been brought. So when there is a no confidence motion expressing lack of confidence in the Council of Ministers, who else but the Prime Minister should reply to it? Because he is the first among equals. He is the Prime Minister. That's why he's called Prime Minister. जी सर, कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के साथ अलावा बीआरएस ने भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया है। बीआरएस को आप लोग बीते काफी समय से बीजेपी के साथ जोड़ते रहे हैं, तो बीआरएस की ये जो रणनीति है इसको कांग्रेस और इंडिया अलायंस कैसे देखती है? और संसद में कई ऐसी पार्टियां हैं जो न तो पक्ष में है और ना ही विपक्ष में है, क्या उन पार्टियों को आउटरीच करने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जाएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन के सिलसिले में? देखिए, सवाल नैतिकता का है। हर राजनीतिक दल को, हर सांसद को नैतिकता को सामने रखते हुए जो मणिपुर में त्रासदी हो रही है उसको मुख्य रखते हुए अपना फैसला करना है। हमारी तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, बहुत हमने इस चीज़ को साफ किया है कि ये मणिपुर को विशेष रखते हुए लाया गया है। तो अगर कोई और राजनीतिक दल इस परिस्थिति के बारे में संवेदनशील है तो हम ये चाहेंगे कि वो अपनी जो संवेदनशीलता है वो सदन के पटल के ऊपर व्यक्त करे। Sir, Delhi. Ma'am, we've not met. Could you identify yourself? Times of India. I see. What's your good name? Niyamika. Sir, Delhi ordinance will also be discussed in the parliament on Monday. So, as the Congress party has already made its stand clear that we are not going to support it, but we have also seen certain statements coming from the Punjab Congress leaders as they are not really accepting it. What is your stand on that, sir? Well, once the Congress party has officially spoken from this podium, that ends the matter. देखिए, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि आप खुद कह रही हैं कि ऐसी खबर आ रही है। इसको हम संज्ञान में लेकर जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर अगर प्रतिक्रिया कोई बनती होगी तो जरूर आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, उसको किस तरह से देखते हैं, जबकि कोर्ट ने ये कह दिया था कि 30 जुलाई तक जब तक उनका कार्यकाल है हटा दिया जाए? देखिए, उच्चतम न्यायालय का फैसला बिल्कुल साफ है। उच्चतम न्यायालय ने उसके ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। अगर सरकार फिर याचिका लेके गई है तो उच्चतम न्यायालय उसके ऊपर जो उचित फैसला है वो ज़रूर देगा। पर जब एक बार फैसला हो चुका है और उच्चतम न्यायालय ने अपना जो निर्णय है वो सुना दिया है तो सरकार को उस निर्णय को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सरकार ने खुद ये बात कही है। अगर मुझे याद है कि जिस दिन ये फैसला आया था, गृह मंत्री का एक ट्वीट आया था कि ये तो व्यक्तियों की बात नहीं है, ये तो संस्थाओं की बात है, और उसमें उन्होंने कुछ और चीज़ें भी लिखी थी जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। तो अगर सरकार ये मानती है कि संस्था व्यक्ति से बड़ी है तो फिर सरकार को उच्चतम न्यायालय के सामने दोबारा गुहार लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता था।
BJP State Unit Chief has submitted a memorandum to the governor of Tamil Nadu, as he has alleged that many of the DMK leaders have committed the scams, and corruption charges are also being there of rupees 5,600 crore, and he has sought an intervention on the part of governor on this. You see, the tragedy of the last 9 years is that this government has unfortunately stood criminal jurisprudence on its head. Fundamental criminal jurisprudence in the context of India holds that you're innocent until proven guilty. An allegation, an FIR, or even a charge sheet has no standing in law than being a mere appreciation of facts and events as understood by the investigating officer. Unfortunately, in this country, the NDA BJP government has turned the process into punishment. And the office of the governor has been completely politicized. In fact, with the 2024 elections approaching, these are certain systemic issues which require very serious attention, and I'm sure at some point in time the India Alliance would apply itself to these very, very grave challenges which have crept up in our constitutional firmament. Thank you.